गुड इवनिंग स्टूडेंट। नाइन्थ में साइंस में हमने लास्ट वीडियो में टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और देखो हमने टेम्परेचर में क्या करा था, हमने कन्वर्ट करना सीखा था टेम्परेचर को। लास्ट वीडियो में हमने डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट और ल्यूमर में चेंज करना हमने सीखा था। अब इसी में देखो वो हमने केमिस्ट्री में करा था। देखो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में करा क्या था, जैसे आपको टेम्परेचर से रिलेटेड होमवर्क दिया था। जैसे एक बॉडी का टेम्परेचर अगर मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है, आपको अगर इसको केल्विन में फाइंड करना है तो आप क्या करते थे, इसी में जो है 273 आप ऐड कर दोगे तो ये कितना केल्विन आ गया आपका, 300 केल्विन आ गया। और 273 क्यों ऐड करते हैं वो मैंने आपको बताया था इसमें। अब फिर इसी से अगर हम देखो, अगर मान लो कि एक बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और इसको हमने अगर फारेनहाइट में फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। यहाँ पे C की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस रखने के बाद, ये रखने के बाद हम इसको सॉल्व करते थे तो यहाँ से जो टेम्परेचर आता था वो आपका फारेनहाइट में आ जाता था। और इसी तरह से एक स्केल और पढ़ा था हमने टेम्परेचर का, रोमन, जो क्या होता है C/5 इज इक्वल टू R/4। जैसे सपोज करा एक बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर हमने 30 रखा। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से आपने इजीली R की वैल्यू कैलकुलेट करी। ये तीन चीज सीखा था हमने। यहाँ से आपने फारेनहाइट में कैलकुलेट करा और ये केल्विन में कैलकुलेट करा। ये हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में। आप इससे देखना और अलग अलग टेम्परेचर लेके इन तीनों फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल करना। और जो आपका फर्स्ट चैप्टर में दिए हुए ना, पीछे एक्सरसाइज में आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं टेम्परेचर से रिलेटेड, उसको आप करना। अब आज हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी में फिजिक्स का हमने लास्ट, इससे भी पहले हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताए थे। और इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने आपको स्पीड, वेलोसिटी और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और बहुत सारी चीजें आपको बताई थी मैंने। तो इसी में आज एक नया टॉपिक हम और क्लियर करेंगे। आज हम एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सीलरेशन यानी कि एक तरह से हम हिंदी में कहेंगे उसको त्वरण कहेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी थी तीन, ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे थे ना, इसमें जो ये ए है ये आपका क्या है, एक तरह से एक्सीलरेशन है। और ये होता क्या है हम इसकी जानकारी करेंगे। देखो कि एक्सीलरेशन होता क्या है हमारा। अब देखो आपने डेली लाइफ में देखा होगा ना कि जैसे आप मान लो साइकिल चलाना स्टार्ट करते हो, तो जब हम साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो पहले हमारी जो उसकी स्पीड होती है कुछ कम होती है, फिर हम धीरे धीरे क्या करते हैं उसको बढ़ाते हैं। या आप जैसे बाइक होता है, बाइक का एक्सीलरेटर, जैसे एक्सीलरेशन से ही बना हुआ है हमारा एक्सीलरेट करना, किसी को मतलब मोशन में लाना, ठीक है। तो एक्सीलरेशन में देखो होता क्या है आपका कि मान लिया कि ये एक वस्तु है, उसका पहले वेलोसिटी कुछ ले लेते हैं। एक वस्तु है, जैसे देखो एक v होता है, एक u होता है। ये मैंने बोला था आपसे कि ये प्रारंभिक वेग हुआ, और ये बोला था मैंने क्या होता है एक तरह से कि हमारा अंतिम वेग होता है। ये दो चीज मैंने बोला था। मान लो कि एक देखो, जैसे जब टाइम t इक्वल टू 0 है ना, तो एक बॉडी की जो स्पीड है, एक बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। और आफ्टर मान लो 4 सेकेंड बाद जो उसकी स्पीड वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, एक तरह से 8 मीटर पर सेकेंड होगी। अब देखो इसकी जो वेलोसिटी में जो चेंज आएगा ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी वस्तु की जो वेग में जो चेंज आता है, वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, त्वरण। यानी कि देखो अगर मैं सिंपली कहूं तो वेग में कितना चेंज आया, मतलब 8 माइनस 4 आया। और ऐसी अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम कितना हो गया, जैसे t2 माइनस 1, जैसे पहले बाद में 4 सेकेंड हो गया, पहले कितना हो गया। तो हम यहां से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो इसका एक्सीलरेशन आएगा वो 1 रुपये आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। मतलब ऐसे करके हम एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं, जो त्वरण है ना वो ऐसे करके फाइंड करेंगे। अगर आपसे पूछता है एक्सीलरेशन क्या है तो आप ये सिंपली ये कहोगे कि किसी भी वस्तु के जो वेग परिवर्तन की जो दर होती है ना, वेग में जो जितना भी चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, अब देखो हम इसको करते कैसे हैं। देखो आप यहाँ पे हमने ये भी देखना है कि जैसे ये तो मैंने आपको न्यूमेरिकली समझाया, अगर हम इसको प्रैक्टिकली बात करें ना तो एक तरह से जो स्लोप होता है, जैसे मान लो कि अगर हम त्वरण की बात करें, यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन लिखना कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, और उसको ए से प्रदर्शित करते हैं। आप यहाँ पे डेफिनेशन लिखोगे, आप क्या लिखोगे, किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं, और इसको हम किस एक्सीलरेशन बोलते हैं, तो ए से डिनोट करते हैं। और ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, वेग परिवर्तन, इस तरह से आप लिखोगे इसको, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसका समय अंतराल। इस तरह से हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। यानी कि हम अगर देखो, जैसे मैंने पीछे लिया, एक जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो एक वस्तु का इनिशियल वेलोसिटी u है मान लो, और आफ्टर t टाइम उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, v है। तो वेग में जैसे कितना चेंज आया, जैसे हम वेग में चेंज यानी कि v फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन कितना हो जाएगा, t। तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे, एक तरह से एक्सीलरेशन, यानी कि a इक्वल टू डेल्टा, मतलब डेल्टा v अपॉन कितना हो जाएगा, एक तरह से डेल्टा t। यानी कि जैसे ये t2 माइनस t1, हम अगर हम एवरेज लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, और ये फाइनल में जितना टेम्परेचर है इनिशियल में जितना है, कितना भी लिया, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा का मतलब एक तरह से क्या है, उसका डिफरेंस है, मतलब कि जितना जब ये था, जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो उसका इनिशियल जो वेलोसिटी है u है, और आफ्टर t टाइम बाद यानी कि कुछ सेकंड बाद जो उसका वेलोसिटी हो गया वो कितना हो गया, v हो गया। अब देखो ये जो है ना, एक तरह से जो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा हमारा, उसका जो स्लोप होगा उससे भी हमारा एक्सीलरेशन फाइंड हो जाएगा। अब जो ये चीज बोल रहा हूं मैं, ये थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आपको ये समझ में आएगा अगर हम इसको प्रैक्टिकली कहेंगे ना। जैसे मैंने बता दिया, जैसे कि एक जो बच्चा है वो अगर साइकिल मान लो, जैसे मैं ये बात करता हूं, देखो आपको ऐसे समझ में आएगा कि एक बच्चा जब शुरू में जैसे साइकिल चला रहे हो, जैसे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ना, वो मान लो कि 4 मीटर पर सेकेंड है। अब आफ्टर कुछ टाइम बाद, मतलब t इक्वल टू सपोज करा कि 6 सेकेंड बाद, जो उसकी वेलोसिटी होगी वो सपोज करा कितनी होगी हमारी, हम इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं एक तरह से 8 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं एक्सीलरेशन कहूंगा ना, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, यानी कि इस फॉर्मूले में अगर मैं रखूंगा, देखो एक्सीलरेशन जब फाइंड करूंगा, शुरू में जब आपकी देखो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में जो आपकी वेलोसिटी वो क्या है, 8 है, इनिशियल में कितनी है आपकी 4 है, और टाइम देखो पहले बाद में जो टाइम हो गया कितना हो गया, 6 हो गया, और पहले जो टाइम था वो कितना हो गया, 2 हो गया। तो अगर हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है इसका, ये एक्सीलरेशन आ गया हमारा। कोई भी बॉडी जो है ना मूवमेंट कर रही है तो उसमें क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, वो कितना होता है वो हमने इसमें फाइंड करा दिया। इस तरह से हम फाइंड करेंगे। अभी जैसे देखो जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। और मैंने कहा था कि ऐसी चीज जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होती है वो कैसे क्वांटिटी होती है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि सदिश राशियां, वे राशियां जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। देखो ये जो एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन जो पढ़ रहे हैं हम, ये एक तरह से पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और क्या होगा, जीरो भी होगा। अब भाई ये कैसे होगा, ये भी हमको देखना पड़ेगा। पॉजिटिव का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, जैसे ये त्वरण के प्रकार है। एक्सीलरेशन अगर आपसे पूछता है कितने प्रकार का है, तो आप कहोगे कि एक्सीलरेशन धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो होगा। और जो धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो होगा उसको क्या बोलेंगे हम, सदिश राशि। सदिश या राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं उनको, जिनकी वैल्यू प्लस माइनस जीरो, वो क्या हुआ हमारा वेक्टर क्वांटिटी हुआ। अब देखो प्लस आपको समझ में आ गया, प्लस मतलब जब मैंने इसमें रखा ना, जैसे सपोज करें 8 - 4 है और नीचे 2 है, जब मैंने इसको
कैलकुलेट करा, तो कैलकुलेट करने के बाद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन आ गया। अब मान लो कभी देखो निगेटिव का हो सकता है, मान लो कि आप बाइक चला रहे थे 40 मीटर पर सेकंड की उस स्पीड से, और आपने फिर क्या करा, ब्रेक लगा के उसकी स्पीड कम कर दी, यानी कि मतलब आपने उसका रिटार्डेशन कर दिया। मतलब सपोज करो कि ये जो आपका 40 है और ये आपका क्या है 60, और नीचे कोई भी क्वांटिटी आए मतलब हमारा, क्योंकि टाइम तो कभी भी निगेटिव होता नहीं है, नीचे कुछ भी आए तो ये कितना आएगा -20/4, तो ये क्या कहेंगे आप -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होगा, निगेटिव एक्सीलरेशन हो गया। अब तीसरा चीज आपका जीरो कब होगा, देखो जीरो में क्या होगी, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए, देखो कांस्टेंट एक्सीलरेशन एक तरह से, यहाँ कुछ भी वैल्यू हो, अब ये 0 से इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमें उसने 0 आएगा। तो एक्सीलरेशन 3 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो जैसे अगर इसका ग्राफ बनाए, हम ग्राफ बनाए तो ये आपका एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन शो कर रहा है। यहाँ पे जब हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचेंगे, ये वेलोसिटी, इधर को वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, इधर को टाइम इंक्रीज करेगा। अब देखो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लो इनिशियल में यहां था जब टाइम t इक्वल टू 0 है, इसकी स्पीड, इसका जो वेलोसिटी है मान लो 8 मीटर पर सेकंड है, और आफ्टर t टाइम बाद तब भी कितना रहा ये 8 मीटर पर सेकंड, तो 8 - 8 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इस केस में देखो क्या होगा, जब ऐसा होगा ना तो पहले उसकी ज्यादा होगी, बाद में क्या हो जाएगी, कम। मान लो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, मान लो जब टाइम कुछ था, यहाँ पे टाइम कुछ ले लेना, तो यहाँ पे मान लो कि इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, मान लो यहाँ पे 20 है। अब जैसे टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी क्या होगा, कम हो गया ना। अब देखो ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो डिक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पे जैसा मान लो कम हो गया, तो फाइनल माइनस करो, इनिशियल आप करोगे तो फाइनल जो आपका कम हो गया, इनिशियल जो क्या हो गया जा रहा है, तो इस केस में क्या आ गया आपका निगेटिव आ गया। और इसके बाद देखो एक ग्राफ और बनाएंगे, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका, और कहीं भी एग्जाम में जो है आपसे ये ग्राफ ही ज्यादातर पूछता है, क्योंकि ये एक तरह से सरल टॉपिक है, तो ये आपसे ग्राफ ही ज्यादातर पूछेगा। देखो जब पॉजिटिव होगा ना, तो पॉजिटिव होगा तो कुछ इस तरह से इंक्रीज करेगा, देखो यहाँ वेलोसिटी होगा, यहाँ टाइम होगा। अब यहाँ पे क्या है ना, u नॉट इक्वल टू 0 है। अगर मैं इसको यहां से ऐसे लेता ना, तो यहां से ऐसे लेता तो ये u इक्वल टू 0 का केस बन जाता, यानी कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। मैंने यहां से स्टार्ट कर रखा और यहां भी कुछ होगा, तो फाइनल ज्यादा होगा, इनिशियल कम होगा, तो इस केस में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। देखो जो एक्सीलरेशन होता है वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होता है। ये आपको कैसे होता है ये चीज पता होनी चाहिए, और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो आएगी वो क्या कहलाएगा, वेक्टर। वेक्टर यानी कि वो सदिश राशियां होती है, ये हमको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट यानी कि एक तरह से इसका मात्रक, कि हम इसको नापते किसमें है, ठीक है। तो नापने के लिए क्या यूनिट मेजरमेंट करेंगे, देखो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम था हमारा, वेलोसिटी किसमें मेजर होगी, मीटर पर सेकंड में, और टाइम किसमें मेजर होगा, मीटर पर, टाइम किसमें होगा, सेकंड में। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। आपकी बुक में आपको ये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ये इसका एमटीएस यूनिट आ गया, यानी कि हम जिसको एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलेंगे, ms-2। ये इसका एमटीएस सिस्टम का यूनिट है। जब हम सीजीएस में बात करेंगे ना इसकी, तो सीजीएस सिस्टम में जो इसका यूनिट आएगा वो वहां पे सेंटीमीटर पर कितना आ जाएगा, हमारा सेकंड स्क्वायर आएगा। इसको ध्यान रखना। देखो हमारे जो इंडियन सिस्टम में जो मेजरमेंट का यूनिट होता है ना, वो दो होता है, एक एमटीएस होता है, एक सीजीएस होता है, यानी कि एमकेएस और सीजीएस। ये तो सब लोग, एक और होता है जैसे हमारा एफपीएस होता है, फुट पाउंड सेकंड, ये ब्रिटिश लोग यूज करते हैं। देखो हमारे वहां सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, अगर आपका डिस्टेंस अगर सेंटीमीटर में है तो ये जो आपका मास होगा वो ग्राम में और टाइम सेकंड में। इसी तरह आपका अगर ये मीटर में होगा तो इसको आप केजी में और इसको आप किस में लेंगे, सेकंड में। ये दो सिस्टम चलता है, और ये फुट पाउंड सिस्टम जो है ये ब्रिटिश लोग यूज करते हैं हमारा। तो इसका यूनिट आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, जैसे सीजीएस यूनिट क्या होगा, एमजीएस यूनिट क्या होगा, ये चीज आप इसमें जानेंगे। तो मैंने एक्सीलरेशन बताया आपको, 3 टाइप्स का एक्सीलरेशन हो गया, और भी इसमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है, जैसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी आज के लिए आप क्या करना है, एक्सीलरेशन को जानना होता क्या है,
इसको ध्यान से पढ़ना। आपको थोड़ा बहुत भी जितना भी आपको समझ में आए ना वो आप इसमें पढ़ना और समझना और होता क्या है वो चीज चेक करना। अभी इसमें बहुत सारा डिटेल में है, इसमें आपको ये भी जानना होगा कि जैसे इसके बहुत सारे ग्राफ होते हैं। जैसे मैंने एक ग्राफ खींच के दिखाया, ये ग्राफ बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं कि जैसे ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा तो कैसा होगा, ये होगा तो क्या होगा, ये बहुत सारी चीजें आपकी क्या आती है वहां पे सॉल्व करने को आती है।